पाकिस्तान अब कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर इस्लामिक देशों का नेटो बना ले। सऊदी अरब और पाकिस्तान के समझौते में तुर्की के आने की संभावना ने इस्लामिक नेटो की बहस को तेज कर दिया। दुनिया की नजर इस पर लगी हुई है। वैसे तुर्की पहले ही अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो का सदस्य है, लेकिन ट्रंप जिस तरह से इजराइल को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से ट्रंप ने घमासान मचाया हुआ है, तुर्की को भी तो विकल्प देखना होगा। भाई वो कैसे कहेगा कि हम जो है वो गाजा में पीस प्लान के लिए ट्रंप की मदद करेंगे। पाकिस्तान इस्लामिक नेटो बना रहा है, लेकिन यूएई उसका हिस्सा नहीं, क्योंकि यूएई को पता है कि भिखारी देश पाकिस्तान से कुछ होना जाना है नहीं। जो खुद यूएई से पैसे मांगकर अपना काम चला रहा है, वो क्या रक्षा एग्रीमेंट करेगा बॉस। यानी यूएई ने पाकिस्तान के इस्लामिक अलायंस से अलग राह चुनी हुई। यूएई जानता है कि पाकिस्तान से जुड़ने का मतलब उसको और कर्जा ही देना होगा, क्योंकि पाकिस्तान जिससे सटता है उसके जेब में हाथ डालता है, कुछ पैसा देना भाई। भारत से जुड़ने का मतलब पता है यूएई को कि बड़ा बाजार मिलेगा, तकनीक निवेश पर रिटर्न मिलेगा, दुनिया की बड़ी ताकत से जुड़ने का मौका मिलेगा। और यही वजह है कि यूएई भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। दोनों देश रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। भारत और यूएई के बीच स्ट्रैटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने यानी $200 बिलियन ले जाने का टारगेट सेट हुआ है। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच यमन और गाजा के मुद्दे पर भी बात हुई है। साथ ही निवेश को लेकर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर, एआई समिट, फूड सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। दरअसल यूएई ईरान का पड़ोसी है और किसी भी युद्ध का सीधा असर दुबई की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। ऐसे में यूएई अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई कर रहा है। वो अपना पैसा और व्यापार ऐसे देश में लगाना चाहता है जो स्थिर हो। भारत से बेहतर विकल्प फिलहाल कोई उसको नजर नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर यूएई के सर्वोच्च नेता का भारत आना भारत की कूटनीतिक जीत भी है। इसके अलावा ईरान इजरायल तनाव के कारण लाल सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट में खतरा बढ़ा है। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए यूएई से पक्की गारंटी चाहिए। भाई अमेरिका और ईरान भिड़ गए और अगर वहां से तेल के निकलने का रास्ता बंद कर दिया ईरान ने, तो कहां से आएगा तेल। यूएई भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का साझेदार है। इसलिए पीएम मोदी के कहने पर 2 घंटे के लिए भी अगर अल नयान यहां आए हैं तो उसके बड़े मायने हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए यूरोप जाने का रास्ता है, वो फिलहाल ठंडे बस्ते में। इस दौरे में इसे फिर से जिंदा करने पर बात हो सकती है, जो चीन के बीआरआई और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का जवाब होगा। यूएई के पास पैसा है, भारत के पास बाजार है। गल्फ में युद्ध के खतरे को देखते हुए यूएई अपना भारी भरकम निवेश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और शेयर बाजार में शिफ्ट करना चाहता है। यानी यह 2 घंटे की यात्रा जरूर थी, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े थे। भारत आज की डेट में खुद डिफेंस में इतनी बड़ी ताकत बनता जा रहा है कि हमारे यहां की बनी मिसाइलें, रॉकेट और दूसरे हथियार दुनिया के देश खरीद रहे हैं। आप देखिए कि पहली बार भारत में बनी स्वदेशी पिनाका रॉकेट की पहली खेप आर्मेनिया रवाना हो गई। बड़ी बात यह है कि आर्मेनिया ने भारत से जो गाइडेड पिनाका रॉकेट्स खरीदी हैं, वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी सोलर डिफेंस ने बनाए। पिनाका रॉकेट का गाइडेड सिस्टम 70 किलोमीटर की रेंज में सटीक निशाना लगाता है। पिनाका के साथ साथ भारत का स्वदेशी नागास्त्र भी बेहद सफल है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। इसके अलावा भारत का प्राइवेट सेक्टर मेड इन इंडिया भार्गवास्त्र भी बना रहा है, जो दुनिया के बहुत सारे देशों के पास नहीं है। भार्गवास्त्र एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो एक साथ 60 मिनी मिसाइल छोड़ सकता है और ड्रोन स्वाम को धराशायी कर सकता है। नहीं, एक साथ बहुत सारे ड्रोन आ जाते हैं, सबको फोड़ देगा। सुनिए भार्गवास्त्र बनाने वाली कंपनी इसके बारे में क्या बता रही है, फिर आपको बताता हूं कि मुस्लिम भाई तो मिलके चला गया 2 घंटे में। उधर वो अमेरिका वाला भाई ट्रंप, उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा है बताता हूं, पहले सुनिए इसको। ये भार्गवास्त्र है सर, वो 60 मिसाइल अभी यूएस या बाकी दूसरी कंट्री ने 4 मिसाइल तक उन्होंने एक साथ वो जा सकती है, लेकिन 60 मिसाइल एक साथ काउंट माइक्रो मिसाइल एक साथ वो अटैक करे और जब चाहे तो वो एक करे, इस प्रकार का कोई सिस्टम अभी तक आज के तारीख में पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है। यानी भारत का भार्गवास्त्र भी ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया में बहुतों के पास नहीं। भारत की इसी ताकत से तो पाकिस्तान घबराया हुआ है, जो कभी चीन की गोद में बैठने जाता है, कभी ट्रंप की गोद में जाता है, कभी इस्लामिक देशों के पास जाता है, कभी मुस्लिम देशों का नेटो बनाने की तिकड़में करता है। लेकिन यूएई और भारत के साथ आने से पाकिस्तान के होश उड़ गए। पाकिस्तान के होश तो ट्रंप की उस चिट्ठी ने भी उड़ाए होंगे
जो चिट्ठी ट्रंप ने पीएम मोदी को लिखी है। सबको चौंकाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी। यह लेटर पीएम मोदी को ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता देने के लिए उन्होंने लिखा। यह बोर्ड ऑफ पीस गाजा के लिए है, गाजा के पुनर्निर्माण और नई शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। इसे लेकर ही ट्रंप ने पीएम मोदी को चिट्ठी में क्या लिखा वो देखिए। ट्रंप ने अपने लेटर में मान्यवर नरेंद्र मोदी, डियर प्राइम मिनिस्टर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। पीएम मोदी को भेजे लेटर में ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना उनके लिए सम्मान की बात है। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए जो ऐतिहासिक प्रयास हो रहे हैं उसमें आप भी जुड़िए। ट्रंप ने बताया कि उसकी कोशिश है उनकी कि विशिष्ट समूह के राष्ट्रों को एक साथ लाया जाए जो स्थायी शांति बनाने की अहम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। ट्रंप ने दावा किया कि ये एक तरह का सम्मान है जो केवल उन्हीं के लिए आरक्षित है जो उदाहरण पेश करके नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध भविष्य में शानदार निवेश करने के लिए तैयार है। लेटर में कहा गया कि हम अपने अद्भुत और प्रतिबद्ध साझेदारों को निकट भविष्य में आमंत्रित करेंगे जिनमें से ज्यादातर अत्यधिक सम्मानित विश्व नेता हैं। यानी ट्रंप ने ऐसा दिखाया कि उनके बोर्ड ऑफ पीस में दुनिया के बड़े बड़े नेता जुट रहे हैं, वो भारत को भी न्योता दे रहे हैं। लेकिन इस लेटर को इस बात का सबूत भी समझिए कि ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस अब तक अधूरा रहेगा, तब तक अधूरा रहेगा जब तक भारत जैसा बड़ा देश इसमें शामिल ना हो। इसलिए ट्रंप पीएम मोदी को लेटर लिख रहे हैं जिससे उनके बोर्ड ऑफ पीस को भारत की भी मान्यता मिल सके। लेकिन मोदी को ट्रंप के इस लेटर से मुनीर फंस गया, क्योंकि मुनीर को मौका मिले तो वो लपक कर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में चला जाएगा। मुनीर को तो ट्रंप की हर हाल में चापलूसी करनी है। लेकिन पाकिस्तान और मुनीर के साथ खेल यह हो गया कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में आने के लिए पाकिस्तान को $1 बिलियन की एंट्री फीस देनी होगी। $1 बिलियन का मतलब पाकिस्तान के लिए है कि इतना तो आईएमएफ की लोन की एक किश्त बनती है उसकी। आईएमएफ के लोन से ही पाकिस्तान चल रहा है और पाकिस्तान कहां से $1 बिलियन लाएगा भाई ट्रंप को देने के लिए। पाकिस्तान को ट्रंप को देने के लिए $1 बिलियन चाहिए तो उसे लोन लेना होगा। पाकिस्तान ने हर जगह से तो ऑलरेडी लोन उठा रखा है। ऐसे में ट्रंप की मेंबरशिप खरीदने के लिए कोई लोन क्यों देगा भाई? कहीं ऐसा ना हो कि मुनीर ट्रंप से ही मांग ले कि सर अगर थोड़ा लोन देते तो मैं आपके बोर्ड में शामिल हो जाता। पाकिस्तान के लोग खुद ही कह रहे हैं कि ट्रंप के चक्कर में पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती करवा ली। कहां तो पाकिस्तान के नेता ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर रहे थे और कहां ट्रंप ने पाकिस्तान को उन 75 देशों की लिस्ट में डाल दिया जिनके लिए अमेरिका ने वीजा प्रोसेस रोक दिया है। यानी पाकिस्तान के पत्रकार भी एक तरीके से यही कहना चाह रहे हैं कि मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने भाई इतनी जीव निकाल के तलवे चाट दिए थे ट्रंप। इनका बस चलता चाट के ट्रंप का तलवा छील देते। और ट्रंप ने क्या किया भाई, उसको लिस्ट से ही निकाल के बाहर कर दिया। ट्रंप की चापलूसी के चक्कर में मुनीर पाकिस्तान की शीशा लेदर करवा रहा है, लेकिन भारत ट्रंप को तगड़ा जवाब दे रहा है। ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब देते हुए भारत ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया। भारत ने अमेरिका से आयात होने वाली दालों और फलियों पर 30% टैरिफ लगा दिया है। अब अमेरिका के सांसद कह रहे हैं कि अरे ये तो गलत है। वो ट्रंप से अपील कर रहे हैं कि भैया इसको हटवाइए। भारत ने पिछले साल 30 अक्टूबर को अमेरिका पर टैरिफ लगाया था। अब ये जो है इसको लेकर अमेरिका में बवाल मच रहा है कि भाई ये तो आप 25% लगाए, इधर से 30% लगे तो नुकसान हो रहा है। ट्रंप टैरिफ से सबको धमका रहे हैं, लेकिन भारत इन धमकियों से डर नहीं रहा। उल्टे भारत जवाब दे रहा है और शांति से। भारत टैरिफ लगाता तो दुनिया में चिल्लाता नहीं कि देखो टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ लगा। भारत अपना काम कर रहा है, दुनिया ये देख रही है, खासतौर पर यूरोप, जहां पर ट्रंप टैरिफ की ऐसी ही धमकियां देकर ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर पूरे यूरोप में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा भड़क गया। खुद ग्रीनलैंड और डेनमार्क में प्रदर्शन होने लग रहे हैं। ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं के नारे लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा प्रदर्शन ग्रीनलैंड और डेनमार्क में कभी नहीं हुआ। आप देखिए कितनी ठंड है भाई, उस ठंड में लोग निकल गए हैं बाहर प्रदर्शन करने के लिए। अगर ट्रंप और यूरोप के बीच ऐसे ही टकराव चलता रहा, अगर ट्रंप ऐसे ही टैरिफ की धमकियां देते रहे, तो ट्रंप और यूरोप के बीच घमासान बढ़ जाएगा और इसका फायदा भारत को हो सकता है। इस टकराव की वजह से व्यापार को लेकर भारत और यूरोप करीब आ सकते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है और अब वो और तेजी से आगे बढ़ सकती है। इससे भारत के फार्मा, टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, स्टील, ऑटोमोबाइल, सोलर उपकरण और लेदर जैसे क्षेत्रों में तेजी आ सकती है। पिछले साल जुलाई में भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील हो चुकी है। यानी भारत के लिए आपदा में अवसर वाली स्थिति है और इसीलिए भारत देखिए अपना चुपचाप कैलकुलेटेड जो है अपना काम कर रहा है।
अमेरिका इससे भी लड़ रहा है, उससे भी लड़ो तुम सबसे, हमको क्या है। जिस से लड़ोगे अल्टीमेटली भारत इतना बड़ा बाजार है कि उनको हमारे पास आना ही पड़ेगा। हम दुनिया की सबसे तेजी से भागती अर्थव्यवस्था है, लोगों को हमारे पास आना ही पड़ेगा। और भारत के लिए इसमें नए बाजार खुलेंगे। यूरोप को भी भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का साथ मिल रहा है। ट्रंप से टकराव के बीच कैसे यूरोप और भारत करीब आ रहे हैं, उसे आप इस बात से भी समझिए कि आज ही यूरोपीय देश पोलैंड के विदेश मंत्री भारत आए। यूरोप के देश भारत से लगातार दोस्ती गहरी करने में जुटे हैं, क्योंकि यूरोप को पता है अगर ट्रंप की वजह से व्यापार का नुकसान हुआ तो भारत के अलावा कहां जा सकते हैं। भारत भी यूरोप के साथ व्यापार को बढ़ा रहा है, लेकिन भारत आप देखिए कैसे आज की डेट में बिजनेस करेगा, लेकिन अपने हित से समझौता नहीं करेगा। उसका एक और उदाहरण देखिए, भारत देख रहा है कि पाकिस्तान को लेकर किसकी क्या अप्रोच है। भाई आप भारत ने आज पोलैंड के विदेश मंत्री की क्लास लगा दी, क्योंकि पोलैंड के नेता पाकिस्तान में जाकर कश्मीर पर बयानबाजी कर रहे थे। इसी को लेकर आज मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ पोलैंड को बोल दिया कि हेलो, ये सब नहीं चलेगा कि भारत से दोस्ती और पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर। भारत की सख्ती के तुरंत बाद ही सीमा पार आतंकवाद को लेकर पोलैंड के सुर बदल गए। सुनिए मीटिंग में क्या हुआ। Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. Once again, a warm welcome. I completely agree with you on the need to counter transnational, trans-border terrorism. Poland, as you may have heard, has been a victim of both arsons and attempted state terrorism. I also completely agree with you on the unfairness of selective targeting by tariffs, and we in Europe know something about that also. बॉस ये नया भारत है, देख रहे हैं, सामने सामने बैठा के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुना दिया कि ये सब नहीं चलेगा कि बगल में जाके आतंक को मदद करो, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोल दिया कि एक बार फिर से वेलकम है। मतलब दे भी दिए, कह भी दिए, अब बाकी तुम कर रहे हो जो कर रहे हैं, करेंगे, बातचीत तो करते ही रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया भर की चुनौतियों के बीच भारत को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां सिर्फ देश के बाहर थोड़ी हैं, देश के अंदर भी हैं भाई। अगला चैप्टर देखिए, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुलडोजर एक्शन का सच क्या है। मणिकर्णिका घाट पर कौन झूठ फैला रहा है। हिंदुत्व का परचम लहराते मोदी पर एआई वाले फर्जी वीडियो से हमला। राहुल और अखिलेश की टीम पर एक्शन हो गया है क्या। नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसने माहौल बना दिया, और योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया। अब इसका चैप्टर देखिए। नरेंद्र मोदी की सनातन के प्रति जो कमिटमेंट है उसको लेके कोई सवाल थोड़ी है, वो तो बेजोड़ है, उसमें कोई डाउट नहीं कर सकता कोई। आज हमारे जो बड़े बड़े सनातन के केंद्र उनका जो कायाकल्प हुआ वो नरेंद्र मोदी ने किया ना बॉस, पिछले 11 साल में। पिछले कुछ दिनों से वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को लेकर बवाल मचा हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी को अपनी राजनीति में घेरने वाले एक्टिव हो गए। मोदी के हिंदुत्व पर सीधा अटैक होने लगा। जैसे आप देखिए कि वाराणसी में मणिकर्णिका घाट को लेकर एआई वाली फर्जी वीडियो से हमला शुरू हुआ। मणिकर्णिका घाट पर इस बवाल की शुरुआत सोशल मीडिया पर वायरल कुछ तस्वीरों से की गई, जिसमें ऐतिहासिक मूर्तियों और कलाकृतियों पर बुलडोजर चलाए जाने का आरोप लगा। लेकिन मणिकर्णिका घाट को लेकर इस तरह के आरोप जब हदें पार करने लगे तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। उन्होंने मणिकर्णिका घाट को लेकर वायरल किए जा रहे वीडियोज और तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बना हुआ बताया, और सनातन के खिलाफ इस तरह की साजिश करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। अब इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है। क्या यह सारा बवाल वाराणसी के दाल मंडी इलाके में हो रहे बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए हो रहा है ताकि सरकार प्रेशर में आ जाए। क्या यह सारी प्लानिंग पीएम मोदी को उनके संसदीय क्षेत्र में घेरने के लिए की जा रही है। आज पाठशाला में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुलडोजर एक्शन का सच क्या है आपको दिखा, साथ ही मणिकर्णिका घाट पर कौन झूठ फैला रहा है, राहुल और अखिलेश की टीम पर क्या एक्शन होने की बातें हो रही है, योगी क्या कह रहे हैं, क्या मोदी वाकई में वो कर रहे हैं जिसका आरोप लग रहा है, सब बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए।